हाय फ्रेंड्स, बेबाक बोल इंडिया से मैं हूं आपका दोस्त मलिक मुस्तफ़ा। आप लोगों के बीच फिर से एक नया मुद्दा लेकर आप लोगों के सामने आ गया हूं और आज का मुद्दा है लॉकडाउन 2.0। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश के बहुत सारे भारतीय जनता ये उम्मीद लगाए हुए थे 14 तारीख को लॉकडाउन खुलेगा, फिर से अपनी तितर बितर जो ज़िंदगी हुई उसको एक ट्रैक पे लाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी हमारे देश में जो कोरोना का जो असर है, कोरोना का जो महामारी है, वैश्विक महामारी है, वो अभी जारी है और इस कंडीशन में लॉकडाउन को खोलना कतई से भी कहीं से भी उचित नहीं है। इसलिए लॉकडाउन किया गया, हम इसके फेवर में हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये लॉकडाउन आगे भी बढ़े ताकि हमारे देश सुरक्षित रह सके। हालांकि देश की जनता को कुछ ना कुछ परेशानी हो रही है, बल्कि ज़्यादा ही हो रही है। जो कमाने वाले खाने वाले दिहाड़ी मजदूरी करते हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा ही परेशानी हो रही है। तो ये ज़रूरी है कि हमारे गवर्नमेंट को, हमारे राज्य सरकार को उसके परेशानी को दूर करने की कोशिश करें। वो एक अलग मुद्दा है और देश की जो वैश्विक महामारी है उससे लड़ने का एक अलग मुद्दा है। दोस्तों, लॉकडाउन के बाद जो मैंने 2-3 जो भाषण हमने प्रधानमंत्री जी का सुने, उसमें सबसे बेहतरीन भाषण मुझे आज का लगा है, क्योंकि ये बैलेंस तरीके से देश की जनता को एक सफल राह दिखाने की कोशिश करता हुआ एक भाषण था, जिसको सुनकर मैं नरेंद्र मोदी जी का कायल हो गया। बहुत अच्छा लगा मुझे भाषण कि उन्होंने हर तबके को, हर देश की जनता को उन्होंने संबोधित किया और एक सफल राह दिखाने की कोशिश की। हालांकि मेरी कुछ पर्सनल उम्मीद थी उनसे, ये पर्सनल नहीं करेंगे बल्कि देश की जनता की उम्मीद थी, इस पर ध्यान देने वाली बात थी कि कुछ अपील थी तो देश की जनता के सामने करने की बहुत ही ज़रूरत थी, उनका जिक्र करना बहुत ही ज़रूरत था। वो क्या था, मैं आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, इसलिए आप मेरे वीडियो के साथ बने रहें। बहुत सारे दोस्त हैं जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, दिल अंदर से बहुत खुश होता है। तो ऐसे दोस्तों को धन्यवाद। और जो दोस्त अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों, तो मैं उम्मीद लगा रहा हूं कि आप लोग उनको भी वो दोस्त भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहे। तो आइए आज के मुद्दे पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि हम इस वैश्विक महामारी कोरोना से लड़ने के लिए पहले से मुस्तैद थे। बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बताता चलूँ, ये आप लोगों को भी जानकारी भी है कि सबसे पहले हमारे देश में 5 जनवरी को सबसे पहले कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया था। लेकिन ये कौन सी मुस्तैदी है, मैं पूछना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी से। 5 जनवरी को फर्स्ट बार हमारे देश में कोरोना पॉजिटिव पेशेंट मिलता है, लेकिन 27 जनवरी को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, जो आप देख रहे होंगे, ये एक नोटिस जारी करके वहाँ पे लगाया जाता है, जिसमें ये लिखा होता है कि विदेशों से आने वाले जो भी हैं पैसेंजर, अपने खुद को 14 दिन के क्वारंटीन सेंटर में रहना पड़ेगा। तो फिर ये 5 तारीख से 27 तारीख के बीच में अप्रॉक्स 23 या 24-22 इतने दिन होते हैं। तो क्या इसके बीच में जो विदेशी आए उसके साथ कुछ इस टाइप की स्क्रीनिंग नहीं की गई थी? अगर नहीं की गई तो ये बहुत महामारी फैलाने वाली बात थी। दूसरा सवाल इस मुद्दे पे कि जब 27 तारीख से हमारे देश में विदेशों से आने वाले जो डेलीगेट्स, उनके स्क्रीनिंग शुरू हो गया था, तो जो आज तबलीगी जमात के ऊपर जो आरोप लगा हुआ है, आप दोस्तों ये मत सोचिएगा कि मैं बार बार हर वीडियो में तबलीगी जमात की चर्चा क्यों करता हूँ। एक्चुअली कहीं न कहीं से ये मैटर सामने आ जाती है, इसलिए मुझे मजबूरन बोलना पड़ता है कि जब 27 तारीख से हमारे एयरपोर्ट पे स्क्रीनिंग शुरू हो गई थी, तो विदेशों से आने वाले जो डेलीगेट्स थे, जो जमाती थे, उनका स्क्रीनिंग क्यों नहीं किया गया? अगर किया गया तो उसके बावजूद भी वो हमारे देश में कोरोना फैलाने का क्यों कार्य किए? उसके बाद की हम बात करते हैं। इसमें मैं विस्तार वीडियो बना चुका हूँ, 1-2 नहीं बल्कि 3-3 वीडियो में बनाया हूँ, मेरे आई बटन में है, उसको आप जाकर देख लें। एक बात मैं और प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूँगा, जो आप लोगों ने मेरे थंबनेल में देखा है, लॉकडाउन 2.0 नीचे लिखा हुआ है, देश में सोशल डिस्टेंसिंग की ज़रूरत ही नहीं थी। ऐसा मैं क्यों लिखा, तो मैं आपको बताता चलूँ। बार बार हमारे देश के प्रधानमंत्री सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, लेकिन शायद उनको नहीं पता कि हमारे देश में बहुत सारे मतलब आधे से अधिक जनता के मन में हमेशा जातीयता की कीड़ा कुल बुलाते रहता है। वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब कुछ और लगा रहे हैं, और इसके वजह से हमारे देश के जो अल्पसंख्यक है, एक पार्टिकुलर जाति विशेष को लेकर डिस्टेंसिंग शुरू हो गई है, सोशल डिस्टेंसिंग शुरू हो गई, क्योंकि उनके मन में कुछ अलग टाइप का
एक सोशल का मतलब एक समाज के तौर पे है, तो वो समाज से दूरी बना रहे हैं। मोदी सर, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप सोशल डिस्टेंसिंग के जगह पे अगर फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये कहीं ज़्यादा कारगर होता, कहीं ज़्यादा ये उचित होता। क्योंकि फिजिकल डिस्टेंसिंग का मतलब शारीरिक दूरी लेकर है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब सामाजिक दूरी को लेकर है। तो इस कंडीशन में जो आधे अधूरे जो जानकार हैं, जो अजल गर्दी छलकत जाए वाली जो कहावत चरितार्थ होती है, उन लोगों पर लागू हो जा रही है और वो एक समाज से दूरी बना रहे हैं। इस पे कुछ अल्पसंख्यक है, मैं जाति विशेष का नाम नहीं लेना चाहूँगा, वैसे हर लोग उस जाति विशेष का नाम समझ रहे हैं, जान रहे हैं, तो उनसे दूरी बना रहे हैं। इस चीज़ को आपको देश की जनता के सामने वो बोलना चाहिए था कि सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब उस समाज से दूरी बनाना नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति विशेष से दूरी बनाना है। उसको आप फिजिकल डिस्टेंस की संज्ञा दे सकते थे। आगे हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने देश के विभिन्न राज्यों के सीएम की चर्चा की, चीफ मिनिस्टर की चर्चा की, उनकी जो कोरोना के जंग में लड़ाई कर रहे हैं उनकी चर्चा की है। सुनकर बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने ये चर्चा करके उस राज्य विशेष की जो चीफ मिनिस्टर हैं उनकी हौसला को अफजाई किए। बहुत अच्छा लगा। इसमें खास करके आपको पिनरई विजयन का केरला मॉडल के बारे में आप लोग जानते होंगे, या नहीं भी जानते तो आप देख सकते हैं। अगर आपको कहेंगे तो मैं इस पर एक अलग से वीडियो तैयार करूँगा और उसको बताऊँगा। अशोक गहलोत का भीलवाड़ा मॉडल आप देख सकते हैं, कितने अच्छे ढंग से कोरोना की लड़ाई में वो लोग लड़ रहे हैं, उस जंग में शामिल है। अरविंद केजरीवाल का जो कार्य करने का तरीका है आप लोग देख रहे हैं। आगे आप भूपेश बघेल का भी आप नाम ले सकते हैं, जिसमें ये जिस ढंग से कोरोना रूपी जंग से लड़ने में वो लोग रणनीति तैयार कर रहे हैं और जिस ढंग से उस जंग में शामिल हो रहे हैं, अपने देश की जनता को आगाह कर रहे हैं और इस जंग में लड़ने के लिए उत्साहित कर रहे हैं, ये काबिल तारीफ़ है। जो भी मुख्यमंत्री अपने राज्य की जनता को लेकर इस वैश्विक महामारी से लड़ाई कर रहे हैं, उसमें आपका रोल अहम हो जाता है, क्योंकि फाइनेंशियल सपोर्ट आप ही कर सकते हैं। और अभी जो हमारे देश की स्थिति है उसमें पीपीई यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की बहुत ज़रूरत है। बहुत सारे टेस्टिंग किट है, बहुत सारे टेस्टिंग गैजेट है जो चीन से आने हैं और मौजूदा हालात में वो नहीं आ पा रहे हैं। आगे नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमारे देश की स्थिति अन्य देशों की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। मैं मानता हूँ कि हमारे देश की कंडीशन अदर जो कंट्रीज है उसकी अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, लेकिन इसका रिजल्ट निकाल पाना, इसके बारे में क्लियर अभी बता पाना बड़ा मुश्किल है। आप इस ढंग से नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ कि ये भी तो देखना होगा ना कि हम टेस्टिंग कितना कर रहे हैं। अन्य देशों की अपेक्षा हम अपने देश में टेस्टिंग कितना कर रहे हैं। हम तो सिर्फ उसी का टेस्टिंग कर रहे हैं ना जिसमें ये सिम्टम्स पाए जा रहे हैं, या फिर वो कहीं विदेशों से आए हुए हैं, या जो उस क्षेत्र से बिलोंग करते हों, हम उसी का टेस्टिंग कर रहे हैं। आप टेस्टिंग की संख्या बढ़ा कर तो देखिए हमारे देश में किस ढंग से इस वैश्विक महामारी से लोग जूझते हुए सामने आ जा रहे हैं। आगे एक बात सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि उन्होंने एक अपील की देश की जनता के सामने कि जो कोरोना योद्धा है, जो कोरोना वॉरियर्स हैं, उनका कृपया कर रेस्पेक्ट करें। और ये बहुत अच्छी बात है कि हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए। जिस ढंग से देश के कोने कोने से कुछ वहियात ढंग से जो बिहेव किए जा रहे हैं डॉक्टर्स के साथ, प्रशासन के साथ, ये कहीं से भी उचित नहीं है। मैं भी ये गुजारिश करूंगा देश की जनता के साथ, वो अपनी जान दांव पे लगाकर हमारी आपकी सेवा में लगे हुए हैं। कृपया कर मेडिकल टीम पे किसी भी प्रकार से उनको आघात न पहुंचाए, चाहे वो बात से हो या शारीरिक हो, किसी भी प्रकार से आघात पहुंचाने की कोशिश ना करें, क्योंकि अपने घर परिवार से दूर हैं, हमारी और आपकी सेवा में हैं, अपनी जान दांव पे लगाए हुए हैं। तो मैं फिर से गुजारिश करूंगा कि मेडिकल टीम के साथ, पुलिस वालों के साथ, सफाई कर्मी के साथ, डॉक्टर्स हो, नर्सेस हो, किसी के साथ भी आप बदसलूकी से पेश ना आए। मैं मोदी जी से इस मैटर पे बात करना चाहूँगा कि आपने ये कहा, बहुत अच्छी बात है, हम भी देश की जनता के साथ हैं कि ऐसा आगे से ना हो, लेकिन मेरा कहना है कि सिर्फ बातों से आश्वासन देने से कुछ नहीं होगा। इसके लिए जो ज़रूरी इक्विपमेंट हैं, जो ज़रूरी बातें हैं और भी बहुत सारी ज़रूरतें हैं, टेस्टिंग किट है,
पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं, इन सब को भी मुहैया कराया जाए। उनके घर परिवार की तरफ भी ध्यान दिया जाए कि उसके घर परिवार में किस ढंग से रह रहे हैं, क्योंकि वो घर से बाहर हैं, घर से बाहर रहकर कोरोना संक्रमित लोगों का इलाज कर रहे हैं। इसके अलावा देश के प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश के किसानों के बारे में भी कुछ शब्द बोले, अच्छा लगा। मैं किसानों से भी अपील करूंगा कि अभी महामारी का समय है, जान बची तो बहुत सारे काम होते रहेंगे, बस थोड़ी सी कष्ट रहने की ज़रूरत है। कम से कम कष्ट हो हम किसानों को, हम किसान भाइयों को। इसके लिए राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें कोशिश कर रही हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप इस थोड़ी से कष्ट को झेलते हुए अपनी ज़िंदगी को ट्रैक पर लाते रहें, अपने घर परिवार को चलाते रहें। आगे मैं बात करने वाला हूँ इस मैटर पे जिसकी मैंने शुरू में ही चर्चा की थी कि मेरी कुछ उम्मीद थी, देश की जनता की कुछ उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में इसकी कुछ चर्चा करते, कुछ जिक्र करते, और ये बहुत ही ज़रूरी था। और वो है अफवाहों का बाज़ार। जी हाँ दोस्तों, न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाते हैं, बहुत ग्लानि होती है ऐसा सुन के कि चौथे स्तंभ कहे जाने वाले, और वो इस ढंग से हमारे देश में अफवाहों का बाजार गर्म किए हुए हैं कि हमारे वो एक तो ऊपर से वैश्विक महामारी, इतना बड़ा डिजास्टर पेंडेमिक हो, उसके ऊपर से अफवाहों का बाजार। इसके ऊपर हमारे प्रधानमंत्री जी को कुछ बोलना चाहिए था, उनको आगाह करना चाहिए था, देश की जनता को अफवाहों से बचने की अपील करनी चाहिए थी, और ये भी कहना चाहिए था कि जो भी इस टाइप के अफवाह फैला रहे हैं, जो देश के अमन चैन में शांति को भंग करने वाले काम कर रहे हैं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी एक्शन ली जाएगी, ताकि जो इस ढंग से जो अफवाह फैलाते हैं वो इन अफवाहों के बाज़ार को कम कर देते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं पर्सनली रूप से मुख्य धारा के न्यूज़ चैनल से अपील करना चाहूँगा कि कृपया कर आप गलत बातों का, गलत समाचारों का प्रसारण ना करें। मैं इस पे एक लंबा सा वीडियो बनाने वाला हूँ। एक्चुअली मैं इसमें नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो की लंबाई बड़ी हो जाएगी, तो आप लोग भी सोचेंगे कि इतनी लंबी वीडियो होता है। हालांकि कुछ दोस्तों ने फ़ोन करके मुझे स्पेशली बोला कि ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाया करें, इसलिए मैं इस न्यूज़ तंत्र पे आने वाले समय में एक वीडियो तैयार करने वाला हूँ कि किस ढंग से वो लोग देश के शांति को भंग करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लें। मेरे हौसले को अफजाई करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दूसरी बात, कभी भी हमारे देश में 3 मई तक इस लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है, हम उनका सतर्कता से पालन करें। देश का एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते दूसरे को भी प्रेरित करें कि इस लॉकडाउन को सफल बनाएं, ताकि इस वैश्विक महामारी से, इस पेंडेमिक से हम खुद को, अपने समाज को, अपने देश को, अपने राष्ट्र को निजात दिला सकें। तो बेबाक बोल इंडिया में बस इतना ही। मैं मुस्तफ़ा आपसे विदा लेना चाहता हूँ, एक गुजारिश के साथ कि कृपया अगर मेरी विवेचना, मेरी बात, मेरी अभिव्यक्ति आपको अच्छी लगती हो तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरी हौसला को अफजाई करें, ताकि मैं आगे भी आप लोगों के लिए अलग अलग टाइप का, अलग अलग तरह से मैं मुद्दे पे बात करूं, आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो जय हिंद, जय भारत।